हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आपको ऐसा पता है कि हमारा 11वीं क्लास है। इकोनॉमिक्स हम लोग आपका देख रहे हैं, उसमें देख रहे हैं मानव पूंजी निर्माण। देखिए, सबसे पहले हम लोग जब ये लेक्चर आप लोगों का हम लोग प्रारंभ किए थे, सबसे पहले हम समझे थे कि मानव पूंजी क्या होती है। तो सबसे पहले हमने मानव पूंजी की परिभाषा को पढ़ा, मानव पूंजी का बेसिक देखा कि आप किसे आपका मानव पूंजी कहते हैं और हम मानव पूंजी को कैसे डेवलप कर सकते हैं। हमने आपको उसके विषय में देखा कि अगर हम लोग हेल्थ में, एजुकेशन में आपका इन्वेस्ट करते हैं, तो मान लीजिए कि हम लोग आपका मानव आपका पूंजी बनाने में आपका सामर्थ्य होंगे। इसको हम लोग आपका अपने लेक्चर के माध्यम से इतना देख चुके थे। फिर उसमें पढ़ रहे थे मानव पूंजी के स्रोत को हम लोग आपका देख रहे थे कि कौन कौन से स्रोत हैं जो आपके मानव पूंजी निर्माण में सहायक हैं। इन सारे कारकों को, कौन कौन से पॉइंट हैं, उन सबको हम लोग अपने लेक्चर के माध्यम से उनको पढ़े थे, उनको समझे थे, उनको देखे थे। आज हम लोग सबसे पहले मानव पूंजी के स्रोत से ही अपना लेक्चर रिवीजन करेंगे। फिर उसके बाद जहां तक हुआ था उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर इसके बीच आपको कोई कोई आपको प्रॉब्लम आई है, आप कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, कोई आपका डाउट है, कोई प्रश्न है, तो बच्चों लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न बच्चों हमसे पूछ सकते हैं। नहीं तो हम चलते हैं बच्चों डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, हम लोग जो है इसमें देख रहे हैं आपका मानव पूंजी स्रोत। हम लोग देख रहे थे कि मानव पूंजी के स्रोत क्या है। इसी के साथ ही हम लोगों ने क्या करा, हमने देखा कि अगर हम लोग उसके मानव के प्रशिक्षण, कौशल और शिक्षा स्वास्थ्य में अगर हम लोग आपका अच्छा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो मानव एक कुशल बन सकता है और हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, आपका मानव को क्या कर सकते हैं बच्चों, मानव पूंजी बनाने में हम लोग सहायक हो सकते हैं। अब जैसे कि हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हमारे बढ़ोतरी हमको जिस प्रकार मिल रही है, हम हमको देखें ट्रेनिंग का किस प्रकार से वो आपका प्रबंधन कराती है कोई कंपनी। फिर वो क्या सोचती है कि अगर हमने किसी पे आपका पैसा खर्च किया है तो मैक्सिमम ये बंदा हमारे पास इतने वर्ष तक रहना ही चाहिए। तो इन प्रकार की चीज़ों को हम लोग आपका इसमें आपका देखे थे। फिर हम लोग जो था बच्चों, जब हम लोग ये आपका लेक्चर कर रहे थे, तो यहाँ तक हम लोग अपना अंतिम कर लिए थे। क्लियर है? अब देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर आप किसी व्यक्ति को प्रशिक्षित करते हैं, शिक्षित करते हैं और उसको स्वस्थ रखते हैं, तो निश्चित ही है कि वो मानव पूंजी बनने में वो सहायक होगा। क्योंकि बच्चों, आप जानते हैं कि मानव पर अगर आप लोग खर्च करते हैं, आज उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो भविष्य में वहां से कुछ हमको प्राप्त होने की बहुत बड़ी संभावनाएं बनती है। देखिए, कल का बनने वाला आईएएस आज आज उसे पढ़ाना पड़ता है, उसकी शिक्षा उसको देनी पड़ती है। कल का बनने वाला वैज्ञानिक, उस पर पूरी लागत लगानी पड़ती है, तब वो वैज्ञानिक बनता है। क्लियर है बच्चों? अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा अपने जीवन में जाकर किसी एक अच्छे लेवल पर पहुंचता है, चाहे अधिकारी बन रहा हो, डॉक्टर, इंजीनियर बन रहा हो, तो उससे पहले उस पर बहुत सारा खर्च किया जाता है, उसकी पढ़ाई पर, उसके स्वास्थ्य पर, उसके रहन सहन पर, उसके जीवन गुणवत्तापूर्ण इन सब चीजों पर ये सारी चीजें खर्च की जाती हैं। तब तो वो कहीं एक डॉक्टर, इंजीनियर, आपका वैज्ञानिक जो है आपका बन पाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके आगे हम लोग शुरू करेंगे। व्यक्ति अपने मूल स्थान की आय से अधिक आय वाले रोजगार की तलाश में प्रमोशन प्लान करते हैं। अब देखिए, होता क्या है कि जो भी आदमी होता है, जिस भी वो आपके मूल स्थान पर रह रहा है, कोई इसका गांव है, कोई शहर है, जब उसको अधिक आय नहीं मिलती तो वो क्या करता है, आपका रोजगार की आपका तलाश में आपका बाहर निकलता है। क्यों? अगर मैं गांव में कमाऊंगा, मान लीजिए गांव में मैं 2,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ, तो शायद शहरों में 10,000 रुपये, 6,000 रुपये कमा सकूं, इसलिए वो बाहर की तरफ निकलते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की और परिवर्तन मुख्यतः गांव में बेरोजगारी के कारण होता है। और कह रहे हैं कि जो भारत में जो आपका पलायन है, उस पलायन का सबसे बड़ा कारण है कि जो बेरोजगारी गांव में फैली है, वो आपके गांव के बेरोजगार शहर की तरफ क्या करते हैं, आपका जाते हैं उसके लिए, काम की तलाश में। आगे देखेंगे, तकनीकी शिक्षा, संपन्न अभियंता, डॉक्टर आदि अच्छे वेतन की अपेक्षा दूसरे देशों में आपके चले जाते हैं। मान लीजिए कोई आपका टेक्निकल एजुकेशन है, आपकी कोई संपन्न, आपकी इंजीनियरिंग है, डॉक्टर है, ये क्या करते हैं, अच्छे वेतन की तलाश में क्या करते हैं, ये अपने भारत से आपके दूसरे देशों में चले जाते हैं। तो आपने सुना होगा कि अधिकतर डॉक्टर जो है भारत के, उनको अच्छी सैलरी ना मिलने के कारण वो क्या करते हैं, अपने देश से बाहर चले जाते हैं, यूएस वगैरह में,
वहां जॉब करते हैं, वहां अपनी सर्विस करते हैं और एक बहुत अच्छा वेतन पाते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि हम लोगों को जितना आपका वेतन चाहिए उतना हमको वेतन नहीं मिलता, इसलिए वो बाहर जाते हैं। जैसे इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, और बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ लोग हैं जो अपने अपने वेतन की स्थिति देखते हुए, आय को देखते हुए भारत से बाहर की ओर आपका पलायन करते हैं। देखिए, निर्वासनों की दोनों ही स्थिति में परिवहन की लागत उच्चतम निर्भर लागत के साथ एक अनजाने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में आपका रहने वाले मानसिक लागत भी आपके निर्वासी श्रमिक को सहन करनी पड़ती है। आप देखिए, आपको सबसे बड़ी बात है, जो लोग आपके कहीं जाकर आपके बस जाते हैं, जो आपका पलायन करते हैं, जो उनको ट्रांसपोर्टेशन की उनको कॉस्ट देनी पड़ती है, और बहुत सारी जो उनको जीवन निर्वाह करने के लिए अपने समाज में आपका रहने के लिए संस्कृति परिवेश में जो आपको मानसिक जो लागतें लगती हैं, वो सब चीजें उनको सहन करनी पड़ती हैं। देखिए बच्चों, आज के समय में अपने आप को अच्छा आपका सरवाइव कर पाना और अपने परिवार को अच्छा शिक्षा, स्वास्थ्य और खाना देना, ये आज बहुत बड़ा चैलेंज बनकर रह गया है। क्योंकि जिस तरह से बेरोजगारी, अकुशलता और शिक्षा और स्वास्थ्य में पर्याप्त निवेश न होने के कारण उसके भविष्य में ये सारे परिणाम हमको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखिए, गांव से लोग अगर शहर की तरफ आपका मूव कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उनके पास इतना रोजगार आपका पर्याप्त नहीं कि वो गांव में रह के काम कर सकें। अगर वो शहर में पहुंचते हैं तो उनके पास इतना आपका स्किल नहीं है, उनके पास ऐसा कौशल ज्ञान नहीं है जिसके दम पर उनको अच्छी सैलरी मिल सके। वो अनियमित आपका मजदूर रहकर आपका बनकर ही वो काम कर पा रहे हैं। तो ये सारी बहुत सारी ऐसी स्थिति है जो हम लोगों को वो आपका देखने के लिए आपका मिल रही हैं और हमको देखने के लिए फेस करनी पड़ती हैं। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, व्यक्ति श्रम बाजार तथा दूसरे बाजार जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधित आपकी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए व्यय करते हैं। अब देखिए क्या होता है, अब आप चाहते हैं कि जो व्यक्ति का जो आपका श्रम बाजार है तथा दूसरे बाजार जहां पर आपकी शिक्षा और जो आपका स्वास्थ्य संबंधित तो आपकी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए भी हम लोग व्यय करते हैं। आपको शिक्षा लेनी है तो आपको पैसा पे करना पड़ता है, आपको फीस पे करनी पड़ती है। आपको अगर हेल्थ अच्छी चाहिए तो आपको दवाई वगैरह के लिए आपको पे करना पड़ता है, उनकी जानकारी के लिए आपको कुछ व्यय करना पड़ता है। वे यह जानना चाहते हैं कि विभिन्न प्रकार के कार्यों में वेतनमान क्या है, और वो जानना चाहते हैं कि अगर हम लोग ये वाला काम करेंगे तो हमको कितना सैलरी मिलेगा, हम ये वाला काम करेंगे तो हमको कितना सैलरी मिलेगा। ये चीजें होती हैं। या फिर शैक्षणिक संस्था सही प्रकार के कौशल प्रबंधन दे रही हैं, और ये भी देखते हैं कि जो भी आपके शैक्षणिक जो आपके संस्थान हैं वो किस प्रकार से आपका प्रबंधन दे रही हैं। ये सब चीजें हमको देखनी होती है। यह जानकारी मानव पूंजी में निवेश करने से प्राप्त मानव पूंजी के भंडार कैसे हैं, मानव पूंजी के भंडार का सदुपयोग करने की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। और कह रहे हैं कि अगर आप मानव पूंजी का सदुपयोग करते हैं तो उसकी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। इसलिए श्रम बाजार तथा अन्य बाजारों के विषय में जानकारी प्राप्त किया गया भी मानव पूंजी निर्माण का स्रोत है। अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं अलग अलग आपके विषयों में, तो इस पर जो आप पैसा खर्च करते हैं ये भी मानव पूंजी निर्माण का एक स्रोत है। यानी आपको बनना क्या है, आप कहाँ पैसा अधिक कमा सकते हैं, कहाँ आपको रोजगार मिल सकते हैं, अगर उन जानकारी के लिए भी आपको कुछ पैसा खर्च करना पड़ रहा है तो वो भी क्या है, मानव पूंजी निर्माण में आपका एक स्रोत है, एक मीडियम है, एक माध्यम है। देखिए, मैं हूं और जब तक मेरे को चीजों की जानकारी नहीं है तो मेरे को कुछ सूचनाओं के माध्यम से, अब देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको 11वीं क्लास का पढ़ना ही नहीं आएगा तो आप 12वीं में कहाँ से पहुंच जाएंगे। या 12वीं में है तो अगर आप 12वीं का नहीं पढ़ेंगे तो आप बीए में या आपका बीएससी बीटेक कहाँ से कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको जानकारी होना जरूरी है। आप जानकारी के लिए आप एक स्थान से दूसरे स्थान भी जा सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से भी आप जान सकते हैं। और आप इंटरनेट के लिए आपको मोबाइल रिचार्ज कराना पड़ेगा तो ही तो आप चीजों की जानकारी ले पाएंगे। तो इस प्रकार का जो आपका व्यय होता है ये व्यय सब मानव पूंजी के जो स्रोत का निर्माण है उन सब चीजों को आपका डेवलप करता रहता है। क्लियर है। आगे देखिए, भौतिक पूंजी की अवधारणा के आधार पर ही मानव पूंजी के वैचारिक आधार की रचना की गई है। कह रहे हैं कि जो भौतिक पूंजी की जो अवधारणा है उस अवधारणा पर जो आपका मानव पूंजी के जो वैचारिक आपके आधार हैं उन आधारों पर ये सारी आपकी रचना की गई है।
दोनों प्रकार की पूंजी के बीच कुछ समरूपताएं तथा कुछ प्रभावशाली असमानताएं हैं। कह रहे कि अगर आप इन दोनों का आपस में कंपेयर करोगे तो कुछ आपको सिमिलरिटी भी मिलेंगी और कुछ इनमें क्या मिलेंगी, आपको असमानताएं भी जो है इसमें आपको कुछ दिखाई देंगी। तो दोनों प्रकार की स्थिति आपको देखने के लिए मिल सकती है। क्लियर है? तो आप इन चीजों को अगर आप देखते हैं तो ये सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी। क्लियर है? तो मानव पूंजी के लिए जो स्रोत है मानव पूंजी निर्माण के लिए, वो बहुत सारे मीडियम हो सकते हैं। तो आपको उन माध्यमों को आपको ध्यान रखना है कि किन के माध्यम से मानव पूंजी जो निर्माण है वो किस प्रकार होता है, क्या क्या चीजें हैं, और वहां उनको जानना और उनको समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसी में आपको बच्चों समझना होगा ये वाला पॉइंट, मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि को आप बहुत बार सुने होंगे कि जो हमारी इकोनॉमिकल जो आपकी ग्रोथ होती है और मानव जो कैपिटल है, इन दोनों के बीच डिफरेंसेस को भी जानेंगे, और मानव पूंजी क्या होती है और आर्थिक समृद्धि क्या होती है, कैसे एक किसी पार्टिकुलर व्यक्ति पर उसका कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, उन सब चीजों को हम लोग अपने लेक्चर के माध्यम से एक एक करके उनको जानेंगे, एक एक करके उनको समझेंगे। हमको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आपका पता होनी चाहिए कि क्या चीजें हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग इसको देखते हैं। समझिए, राष्ट्रीय आय में किसका योगदान अधिक होता है? राष्ट्रीय आय आप सब बच्चों जानते होंगे, नेशनल इनकम। उसको हम आम भाषा में ये भी कहते हैं कि जो आपकी नेशनल इनकम है उसमें सबसे ज्यादा आपका योगदान किसका है। अब देखिए, इसी कारखाने के कर्मचारी का या सॉफ्टवेयर आप विशेषज्ञ का, आप दो ऑप्शन दिए, अगर मैं पूछ लूं कि राष्ट्रीय आय में आपका नेशनल इनकम में सबसे ज्यादा जो योगदान रहता है तो उसमें कौन का है? जो व्यक्ति कारखाने में काम कर रहा है उसका, या फिर जो कोई आपका सॉफ्टवेयर का आपका विशेषज्ञ है उसका? अब ये हमारे सामने लगा दिया प्रश्न चिन्ह। हम जानते हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति का श्रम कौशल अशिक्षित की अपेक्षा अधिक है। क्या है? श्रम कौशल अशिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा अधिक होता है। किसका? शिक्षित व्यक्ति का। और यहाँ शिक्षित व्यक्ति कौन है? सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ। तो यानी कि राष्ट्रीय आय में योगदान किसका अधिक होगा? जो आपका शिक्षित व्यक्ति होगा। शिक्षित व्यक्ति कौन है? सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ। ये ही क्या करेगा आपका बच्चों? हमको जानकारी देगा। ठीक, इसका योग, इसी कारण वह अपेक्षाकृत अधिक आय अर्जित कर पाता है। और यही कारण है कि इन सब चीजों के कारण जो आय है, जो उसका आपका पैसा है, उसको अधिक अर्जित करने का मतलब उसको प्राप्त करता है। आर्थिक समृद्धि का अर्थ देश की, ध्यान दीजिए बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझिएगा। आर्थिक समृद्धि वास्तविक राष्ट्र आय में वृद्धि से होता है। क्या होता है? राष्ट्र आय में वृद्धि से होता है। अगर आपकी इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रही है तो उसका सिंपल सा मतलब है कि जो नेशनल इनकम है उसमें आपकी वृद्धि हो रही है, राष्ट्रीय आय में उसकी वृद्धि हो रही है। तो फिर स्वाभाविक ही है किसी शिक्षित व्यक्ति का योगदान अशिक्षित की तुलना में कहीं अधिक होगा। और कह रहे हैं कि यही है स्वाभाविक, मतलब जनरली बात ऐसा होगा कि जो शिक्षित व्यक्ति का योगदान जो है अशिक्षित से ज्यादा होगा। क्योंकि बच्चों मैं आपको पहले भी बताया हूं कि जो स्किलफुल लोग हैं उनकी सैलरी, उनका वेतन अलग होता है। अब देखिए, एक व्यक्ति है जो आपका लेबर का काम कर रहा है, कितना मिलता होगा? 400, 500, 350 रुपए पर डे। लेकिन अगर यही काम कोई आपके इंजीनियर आपका सॉफ्टवेयर के रूप में कोई आए, थोड़ा कुछ काम कर जाए, एक दिन में कम से कम 2000, 3000, 1000 रुपए कम से कम मैक्सिमम वो लेके जाता है। तो अब देखिए, उसने ना तो उसने कुछ ऐसा काम किया है कि आपका लेबर वर्क वाला आया, आपका बैठा कुर्सी पे, सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनने कुछ आपका सेल परचेस किया और उसने बता दिया कि ये चीज ऐसे है, ये इतना आपका बिल है, ये सिस्टम है, ये चीजें हैं, तो उसने कह दिया मेरा इतना पैसा हुआ। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आप लोग मानव में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस पर व्यय करते हैं, तो भविष्य में वो क्या होता है? पूंजी। कैसे पूंजी बन गया? अगर कोई इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ है, आज उसकी सैलरी अधिक है। क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप ने उस पर पैसा अधिक खर्च किया, उसकी शिक्षा में, उसके कोर्स में, उसके स्किल में। तो ही तो आज वो 40-50 हजार, 10-20 हजार रुपए बाप का सैलरी ले पा रहा है। नहीं तो अगर सिंपल उसको नहीं पढ़ाते तो एक क्या बन जाता? बाप का लेबर श्रम बनकर रह जाता। ठीक, आगे देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति अधिक समय तक व्यय धनराशि श्रमिक की पूर्ति कर सकता है। अगर आप स्वस्थ हैं
तो सारे काम देखिए आपके लिए बड़े अच्छे हो सकते हैं। आप इनको बहुत अच्छे रूप से कार्य को, सारी चीजों को बहुत अच्छे से प्रबंधन कर सकते हैं। अब एक चित्र हमारे सामने है कि मानव पूंजी निर्माण दिल्ली में अस्थायी रूप से एक विद्यालय है। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, मानव पूंजी निर्माण के लिए दिल्ली स्थान है और एक अस्थायी रूप में, यानी कि आपका परमानेंट नहीं है, एक स्कूल आपका चला रहे हैं। अब देखिए लोग कौन है, ये लोग वो लोग हैं जिनके माता पिता आपका श्रमिक हैं, जो अपने बच्चों की शिक्षा में निवेश नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो इनकम है वो बहुत कम है। तो उनके लिए क्या बनाए गए हैं, अस्थायी स्कूल। अस्थायी स्कूल का मतलब है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कुछ समय के लिए आपका पढ़ते हैं। ये फोटो जो है आपके समक्ष है, आपके टीवी स्क्रीन पर आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए, थोड़ा इसको समझिए। अगर आप इसको समझेंगे तो और बहुत सारी चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। इसलिए स्वास्थ्य भी आर्थिक समृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। और यही कारण है कि जो हेल्थ है, इकोनॉमिकल जो आपकी ग्रोथ है, उस ग्रोथ का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कौन, हेल्थ। किसकी तरह, एजुकेशन की ही तरह। अब देखिए, अतः कार्य के दौरान प्रशिक्षण, श्रम बाजार की जानकारी, आपका प्रवेशन आदि के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य व्यक्ति की उपजन क्षमता का आपका संवर्धन करती है। संवर्धन का मतलब उसको बढ़ावा देती है। अगर आप काम के दौरान कोई आपका ट्रेनिंग ले देते हैं और बाजार में जो आपकी श्रम की जानकारी वो आपको मिल जाती है, तो प्रवसन आदि के साथ, चाहे आप शिफ्टिंग करें, उसके साथ शिक्षा और स्वास्थ्य व्यक्ति की आय में क्या करते हैं, संवर्धन उसको बढ़ाते हैं। आप देखिए, एक सबसे पहले आप छोटी सी इमेज देखिएगा, क्योंकि हम लोग इसको समझते चलते हैं कि वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति मानव पूंजी का एक मुख्य घटक है। अब वैज्ञानिक ने मशीन बना के दी है, लेकिन जिस व्यक्ति ने इसकी टेक्निकल कौशल को जाना है, वो इस मशीन को रिपेयर कर रहा है। और अगर उसकी कौशल को जाना तो इसमें वो काम कर सकता है कि मशीन चलती कैसे है, क्योंकि उसने उस मशीन को चलाने के लिए आपका ट्रेनिंग ली है, स्किल ली है, और भले ही चाहिए मशीन आपका बन रही है। तो बच्चों, मैं यही कहना चाहता हूं कि देखिए, आम रूप में समझिए, बड़े बड़ी जितनी उद्योग फैक्ट्री हैं उनमें ऑपरेटर रखे जाते हैं। ऑपरेटर कौन होता है, जो उसको ऑपरेट कर सके, जो उसको चला सके। और व्यक्ति किसी मशीन को कब चला सकता है, जब उसके लिए वो शिक्षित हो, क्लियर है, तो ही चला पाएगा। या क्या हो आपका, उसने उसके लिए आपका प्रशिक्षण लिया हो, तो ही क्या कर सकता है, उस मशीन को आपका चला सकता है। तो फिर कहाँ चलाएगा। ठीक, ये हमको सारी इतनी चीजों को बहुत आसानी से आपका ध्यान रखना होता है। ठीक है, चलिए इनका ध्यान रखिएगा, आगे देखते हैं। देखिए, मानव पूंजी की संवर्धित उत्पादकता या मानव पूंजी न केवल श्रम की उत्पादकता को बढ़ावा देती है, बल्कि ये साथ ही परिवर्तन को प्रोत्साहित कर नवीन प्रौद्योगिकी के आत्मसात करने की क्षमता भी विकसित करती है। अब देखिए, अगर आप मानव पूंजी की उत्पादकता में, पूंजी में आप व्यय करते हैं, तो इन सब चीजों के साथ साथ जो आपके परिवर्तन हैं, वो आपके परिवर्तन आते हैं। और ये परिवर्तन ही क्या करते हैं, आपकी नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करते हैं, उसकी क्षमता को और वहां उसके विकास को आपका बढ़ावा देते हैं। समाज परिवर्तन विकास की प्रगति को समझने में सहायता होती है, जिससे आविष्कारों और मानव परिवर्तनों में सहायता मिलती है। इसलिए शिक्षित श्रम शक्ति की उपलब्धता नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाने में सहायक होती है। और कह रहे हैं कि यही कारण है कि जो आपका नया परिवर्तन है और जो नए आविष्कार हैं, इन आविष्कारों में क्या करती है हमारी, जो हम लोग नई नई टेक्नोलॉजी अपनाते हैं, एजुकेशन अपनाते हैं, इन सब चीजों में हमको सहायता मिलती है। इसलिए शिक्षित श्रम शक्ति की उपलब्धता नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाने में सहायक होती है। क्या होती है कि जितनी भी आपकी नई नई हम लोग आपका नई टेक्नोलॉजी अपनाते हैं, वो हमारी क्या होती है, श्रम शक्ति में आपका सहायता करने के लिए उपलब्ध होती है। क्लियर है। तो आप इसको एक एक करके समझेंगे तो सारी चीजें आपके बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो चलेंगी। अब देखिए, थोड़ा सा और इसमें हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, मानव पूंजी की वृद्धि के कारण आर्थिक समृद्धि होती है। अगर मानव पूंजी बढ़ेगी तो उस मानव पूंजी बढ़ने के साथ क्या होगी, आर्थिक समृद्धि। देखिए, जब देश के लोगों को इनकम आय ज्यादा होगी तो
ऑब्वियस बात है कि हमारी आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, और आर्थिक समृद्धि का मतलब किससे है? राष्ट्रीय आय से, नेशनल इनकम से। इससे सिद्ध करने के लिए व्यवहारिक साक्ष्य अभी स्पष्ट नहीं है। इसका कारण मापन की समस्या हो सकती है। कह रहे जो हमको व्यवहारिक जो एविडेंस है वो अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जो मापने के लिए जो कुछ समस्याएं हैं वो हो सकती। उदाहरण के लिए स्कूली वर्षों की गणना शिक्षा, शिक्षार्थी अनुपात और नामांकन दर के आधार पर शिक्षा का मापन उसी गुणवत्ता को आर्थिक रूप से व्यक्त नहीं कर पाता। इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं पर मौद्रिक व्यय, जीवन प्रत्याशा तथा मृत्यु दर आदि से देश की जनसंख्या के वास्तविक स्वास्थ्य स्तर का सही ज्ञान होता है। यदि इन सूचकों का प्रयोग कर विकसित तथा विकासशील देशों में शिक्षा व स्वास्थ्य स्तरों और आपका प्रति व्यक्ति आय में सुधार की तुलना करें तो हमें मानव पूंजी के परिजनों में सहचर्य दिखाई पड़ता है, किंतु प्रति व्यक्ति वास्तविकता आय में ऐसा कोई प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं होती। क्या नहीं होती? हमको अगर हम लोग प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो हम लोगों में कोई ऐसी जो खास प्रवृत्ति है वो हमको स्पष्ट रूप से आपको नहीं दिखाई देती, न हमको स्पष्ट रूप से कोई ऐसा मिलता है। क्लियर है? दूसरे शब्दों में, विकसित देशों में मानव पूंजी की समृद्धि दर बहुत तेजी से हो रही है, किंतु उनकी प्रति व्यक्ति आय, वास्तविक आय की वृद्धि उतनी तीव्र नहीं है। यह मानना तर्कसंगत है कि मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कह रहे कि जो मानव पूंजी है और जो आर्थिक समृद्धि है वो क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अर्थात एक और जहां प्रभावित उच्च आय उच्च स्तर पर मानव पूंजी का सृजन का कारण बन सकती है, तो दूसरी ओर उच्च स्तर पर मानव पूंजी निर्माण से आय की समृद्धि में सहायता मिल सकती है। अगर हम लोग मानव पूंजी निर्माण करें तो मानव पूंजी निर्माण से आय में जो आपकी समृद्धि है उसको बढ़ावा देने में जो है हमें आपका सहायता मिल सकती है। ये हमको देखना है, क्या मिल सकती है हमको? आपका सहायता मिल सकती है। तो ये सारे चीजें हैं, ये सारे फैक्टर हैं जिनसे हमें आपकी इन पर हमको सहायता मिलेगी। क्लियर है? इतना आपको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक, देश के व्यक्ति की जो आय है बच्चे, वही आय क्या बनती है? आपकी राष्ट्र की आय बनती है। इस राष्ट्र की आय को अगर आप देखेंगे तो यही क्या है? आपकी आर्थिक समृद्धि है। और आर्थिक समृद्धि क्या होती है? किसी देश की प्रगति का सूचक होती है। क्लियर है? क्योंकि आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत बच्चों आपको स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा कि अगर हम लोग देश में वृद्धि होगी, देश में कब वृद्धि होगी? आपकी चीजों को लेकर, जब वहां की प्रति व्यक्ति आय आपकी बहुत अधिक होगी, लोगों की आपकी इनकम बढ़ेगी, तो उसके साथ ही क्या होगा? लोगों की सारी चीजें, चाहे उसका आय हो, चाहे आर्थिक ग्रोथ हो, चाहे उनका विकास हो, वो सब चीजें आपकी पर्याप्त होती हैं। आपका इन सब के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, मानव पूंजी निर्माण। और आपका मानव पूंजी निर्माण के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य दो प्रमुख ऐसे आपके कारक हैं जिनमें हमको निवेश करना पड़ेगा। और इन सारी स्थिति को हम लोग अपने लेक्चर के माध्यम से पढ़ रहे थे, जान रहे थे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, आप स्वस्थ रहिए और अपना रिवीजन बच्चों अच्छे से करते रहिए। चलिए, आपका मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।